हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा मूल अधिकार ही चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स ही चल रहे हैं। आज हमारे इस टॉपिक की 17वीं क्लास है। अब तक हमारी 16 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं करी है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आप एक बार पहली क्लासेस कीजिएगा, तब आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है गाइस? तो हमें ये बताया जाता है या हमें ये बताया गया है या ये हम जानते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे भारतीय संविधान के तीसरे भाग में आते हैं। ठीक है? अब हम फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे हैं? तो फंडामेंटल राइट्स में हमने जो शुरू किया था या जो हमारा चल रहा है, हम जो हमारे फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट्स आता है हमारा समानता का अधिकार। क्या आता है? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में कितने कितने आर्टिकल आते हैं? 5 आर्टिकल आते हैं। कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो हमने इनमें 17 आर्टिकल तक पढ़ लिया था, हम सारा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, फिर क्लास अब बड़ी हो जाएगी। आप प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, आर्टिकल 18 के बारे में, जो कि क्या बताता है? जो कि उपाधियों के अंत के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। ये सब हमने कवर कर लिया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारा, ये सब, ये भी पढ़ लिया था, ये भी, ये यहाँ से चलेगा हमारा। ठीक है, तो आज हमारा क्या चलेगा? आज हमारा चलेगा उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। जो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है, वो क्या करता है? वो उपाधियों का अंत करता है और उसके 4 प्रावधान भी करता है। मतलब उसके 4 प्रावधान क्या क्या हैं वो जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले यह है कि यह निषेध करता है कि राज्य ये सेना है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये आर्टिकल जो 18 है वो ये बताता है, वो ये कहता है कि जो राज्य है वो सेना या फिर विद्या संबंधी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित इन सम्मानों के सिवाय कोई और उपाधि या इन उपाधियों के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे पर आते हैं। दूसरा यह है कि यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। दूसरा ये बताता है कि जो कोई भी भारत का नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है, भारत का कोई भी नागरिक हो, वो विदेशी राज्य से, मतलब कि जो विदेशी राज्य हैं और जो देश हैं, उनसे क्या नहीं करेगा? कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी क्या कहा गया है? कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति है किसी अन्य विदेश में, मतलब विदेशी राज्य में नौकरी कर रहा है, किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर है, उनको धारण किए हुए है, तो किसी विदेशी राज्य से अगर उसको कोई उपाधि मिलती भी है तो पहले उसको क्या करनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस उपाधि को स्वीकार या फिर धारण करना पड़ेगा। तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो उस उपाधि को धारण नहीं कर सकता। ठीक है, यदि राष्ट्रपति मना कर देते हैं तो उसको धारण नहीं करेगा, यदि कह देते हैं तो उसको धारण कर लेगा। अब आते हैं अपनी चौथी बात पर। तो नंबर 4 पर क्या बताया गया है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब इसमें बताया गया है कि राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के पद धारण करे हुए है कोई भी व्यक्ति, तो किसी विदेशी राज्य से वो क्या है, या उसके अधीन किसी
किसी रूप में कोई भेंट, मतलब कि जैसे कोई सरकारी नौकरी पर है, किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी पर है और वो किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद, कोई भी यदि वो पद देना चाहे, उसको कोई उपलब्धि देना चाहे या फिर कोई भेंट देना चाहे, राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। यदि उसको राष्ट्रपति एग्री करेंगे तो ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। अब जो हमने अभी पढ़ा है, जो प्रावधान हमें पढ़ा है, वो यह स्पष्ट करता है कि जो औपनिवेशिक शासन था, जो हमारे भारत देश को आज़ाद होने से पहले जो शासन था, उस समय में जो औपनिवेशिक शासन है उस समय का, तो दिए जाने वाले जो वंशानुगत पद थे, जैसे पहले वंशानुगत पद दिए जाते थे, जैसे महाराजा हो गया, राज बहादुर हो गया, राय बहादुर हो गया, राज साहब हो गया, दीवान बहादुर हो गया। तो ये सब क्या है, जो आर्टिकल 18 के तहत इनको सबको प्रतिबंधित किया गया, मतलब सबको खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता का अधिकार के विरुद्ध है। मतलब राज्य के समक्ष जब समानता का अधिकार है, तो हम किसी को कैसे राय बहादुर या फिर महाराजा या राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर ये सब कह सकते हैं। एक तरफ तो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि सभी लोग समान है, सबको समानता का अधिकार है। एक तरफ यदि ये सब उपाधियां दे देंगे तो फिर क्या होगा, असमानता फैल जाएगी। तो इस वजह से इनको क्या किया गया, इनको समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री हैं। 1996 में क्या हुआ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ उपलब्धियों के बारे में या फिर कुछ उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता प्रदान की। तो वो कौन सी थी, जैसे कि पद्म विभूषण का हो गया, पद्म भूषण हो गया या पद्मश्री हो गया। तो ये सब जो हैं, ये सब जो उपलब्धियां हैं, इनको वैध ठहराता है कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है। न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री, ये कोई उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता। तो जो 18 में, आर्टिकल 18 में जो प्रावधान वर्णित हैं, जो प्रावधान बताए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। इस तरह से क्या है, ये समानता के सिद्धांत के क्या नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम में प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना होगा। अब साथ ही साथ ये भी व्यवस्था करी, जैसे किसी को पद्म विभूषण मिल गया या पद्मश्री मिल गया या पद्म भूषण मिल गया, तो उनके नाम के आगे या फिर नाम के पहले या फिर नाम के बाद, मतलब उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको अपना पुरस्कार त्यागना होगा। यदि पता चल जाता है राष्ट्रपति को या सरकार को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना यह पुरस्कार त्यागना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, तो इनकी स्थापना कब हुई थी या फिर संस्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1994 में हुई थी और जब 1997 तक ये चलता रहा, लेकिन 1997 में मोरारजी देसाई जो सरकार आई, उनके नेतृत्व में जो जनता पार्टी थी, उन्होंने इस क्रम को तोड़ दिया। उस समय में ये पुरस्कार नहीं दिए गए, लेकिन जब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई,
तो उन्होंने इनको दोबारा से क्या कर दिया, पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ जो समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल है, सॉरी, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मूल अधिकार है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर समझ आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा क्लास अच्छी लगी है। कोई भी सजेशन हो किसी का भी, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। जो बेसिक से बिल्कुल अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल के साथ कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।